रतन इंडिया पावर, इस कंपनी को लेकर के इन्वेस्टर बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हैं कि कब यहां पर वापस से वो मोमेंटम देखने को मिलेगा जो कंपनी ने आज से लगभग 1.5-2 साल पहले दिया था। हर इन्वेस्टर की यही एक उम्मीद होती है, पहले रिटर्न जो दिए वो एक बार फिर से मिल जाए तो मजा आ जाएगा। बस इसी उम्मीद पर इन्वेस्टर यहां पर बैठा रह जाता है। लेकिन हर कंपनी में पास्ट जो दिखता है उसके पीछे रीजन होते हैं और वही रीजन हमको आज की डेट में भी चाहिए। अब स्पेसिफिकली मैं आपको पहले यहाँ पर कुछ रीजन बता देता हूँ। वैसे मैंने ये वीडियो इस तरीके से प्लान नहीं किया था, बट मैं वीडियो अनप्लान्ड ही होते, ज्यादातर सारे ही अनप्लान्ड होते, ज्यादातर नहीं सारे ही अनप्लान्ड होते हैं। बहुत ध्यान से समझना। कंपनी ने पहले रिटर्न दिया, बहुत बढ़िया। रीजन उसके पीछे था मार्केट, सबसे बड़ा रीजन मार्केट। दूसरा रीजन सेक्टर का ऑप्टिमिज्म। बस ये दो चीजें आपकी, जिसकी वजह से रतन इंडिया पावर ने एक टाइम पर बहुत बड़ा रिटर्न दिया है। आज की डेट में मार्केट आपका मिसिंग है। सेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि भैया यूएस ईरान जो सिचुएशन है उसका इंपैक्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज के ऊपर किस तरीके से पड़ने वाला है। अब ये दो रीजन है। ऐसा नहीं है कि रतन इंडिया पावर ने इस टाइम पर जब रिटर्न दिए कुछ बहुत बढ़िया बिजनेस एक्सपांशन कर दिया जिसकी वजह से कंपनी भागी। ऑल दो आपको कंपनी को उस टाइम पर अदर इनकम 10,000 करोड़ तक बढ़ती देखने को मिली थी। ठीक है, 10,000 करोड़ तक कंपनी की अदर इनकम बढ़ गई थी उस टाइम पर, जिसकी वजह से कंपनी पे आपको वो रिटर्न्स मिले थे उस टाइम पे। लेकिन आज की डेट में ये सब चीजें मिसिंग है। तो हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि भैया कुछ यहाँ पर है नहीं अभी फिलहाल के लिए, तो आपको फंडामेंटल फाइनेंशियल तो कंपनी के है ही वीक, चीजें भी खराब ही देखने को मिलेंगी जब तक आपके पास वही फैक्टर्स नहीं आते जिसने एक टाइम पर कंपनी पर वो रिटर्न्स दिए थे। एक बार स्क्रीन पर देखो, ये है कंपनी का पी रेशियो और कंपनी का ईपीएस। ऑल्दो हम कभी भी सिर्फ और सिर्फ कुछ इंडिकेटर्स को एज अ पूरा फंडामेंटल होल नहीं समझते हैं। पर्सनली यहाँ पर समझना है इस चीज को। ये वाला कंपनी का पी है, ये कंपनी का ईपीएस है। 2024 और 2025 और 26 आपको यहाँ पर देखना है। आपको नजर आएगा कि कंपनी का पी हमेशा से उसके ईपीएस के कंपैरिजन पर हायर ही रहा है, और जब जब कंपनी का पी बढ़ा है तो साथ में उसका ईपीएस नीचे ही गिरा है, जो कि पॉजिटिव फंडामेंटल के लिए एक नेगेटिव साइन है कि भैया आपका पी बढ़ रहा है और आपका ईपीएस नीचे जा रहा है। वेराज होना ही चाहिए कि आपका पी गिरे और ईपीएस ऊपर जाए। अब इस कंपनी में उसका उल्टा है। इसका मतलब यह है कि कंपनी के कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन है उस पर बड़ा सवाल उठता है कि भैया जिस प्राइस पर आज की डेट में हमको स्टॉक मिल रहा है ये भी महंगा है। अनलेस अनटिल कंपनी में कुछ ये फैक्टर जो अभी हमने यहाँ पर बैंक स्क्रीन पर समझे थे, ये फैक्टर आपके फेवर में आ रहे हो। ऑलराइट, समझ गए इस पॉइंट को? तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम आरएसएम सर्टिफाइड। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे। कंपनी ने Q1 के रिजल्ट्स अनाउंस करे हैं इस वीक के अंदर, जहां पर कंपनी ने रेवेन्यू दिया 799 करोड़ का। ये रेवेन्यू कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2.85% नेगेटिव है। आपको नजर आ रहा है कि कंपनी के रिजल्ट्स काफी ज्यादा वीक देखने को मिलते हैं। हर बार एनुअल बेसिस पर कंपनी का रिजल्ट वीक आ जाता है, जो किसी भी कंपनी के लिए अच्छा साइन नहीं होता, बुरा साइन ही होता है। लेकिन स्टिल कंपनी का जो ग्रोथ है 15 माइनस से 2 माइनस पर आया, जो कि बहुत बढ़िया रिकवरी है। भले ही कंपनी पॉजिटिव पर नहीं आ पाई ग्रोथ परसेंटेज में, बट स्टिल ये नंबर में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी है, काफी ज्यादा रिकवरी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज, जो कि 450% इंक्रीज हुआ है। ये भी एक बहुत बढ़िया नंबर है। लेकिन रतन इंडिया पावर में आपको जो कंपनी का एनुअल ग्रोथ बिगड़ता देखने को मिलता है, उसकी वजह से सारी चीजें कंपनी की खराब हो जाती है पहले सेगमेंट से ही। कैसे? क्योंकि कंपनी का जो मेन रिलायबल सोर्स है वो है उसकी अदर इनकम, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन कम से कम आना, ताकि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस है या पर नेट प्रॉफिट है वहां पर मजबूती मिल सके। समझे इस चीज को? मतलब अगर कंपनी की अदर इनकम अच्छी आती है, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन कम होता है तो कंपनी प्रॉफिट में आ पाती है। अदरवाइज कंपनी के प्रॉफिट्स काफी ज्यादा गिर जाते हैं और उसके बाद में कंपनी एनुअल बेसिस पर भी ड्रॉप कर जाती है। तो कंपनी को जो मेन सोर्स है तीन, इंटरेस्ट, अदर इनकम और डेप्रिसिएशन, जो किसी भी कंपनी के लिए मेन सोर्स नहीं होना चाहिए, वही इसके लिए मेन सोर्स है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी में कभी कभी चीजें आपको अच्छी देखने को मिलती है तो स्टॉक काफी बढ़िया रैली भी कर जाता है। जैसा आप इसके चार्ट पर देखोगे आपको ये बड़े बड़े ब्रेकआउट्स मिले। अगर आप इस कंपनी में यहां एंट्री करते हो तो आई बिलीव कि आप फाइनेंशियल फंडामेंटल को दूर हटा करके आप सिर्फ इस चीज को देखोगे कि भैया इतनी बड़ी रैली इस कंपनी ने दी एक टाइम पर, वापस से अगर ये स्टॉक यहां से यहां तक बढ़ा तो भैया 8 रुपए का ही तो शेयर है, कितना बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा। इसी ऑप्टिमिज्म में इन्वेस्टर जो है बार बार गिर भी जाते हैं, बड़े हायर लेवल पर एंट्री करते हैं और फिर ड्रॉप कर जाते हैं। अब
कंपनी का ये रिजल्ट आया और कंपनी ने क्या किया, आपको वापस से एक बढ़िया मोमेंटम दिया, लगभग 9 रुपए 20 पैसे तक 8 रुपए 40 पैसे से। एक अच्छा रिटर्न है ये एक इंट्राडे बेस के अंदर। लेकिन वही बात है कि रिटेल इन्वेस्टर यहां पर बनना चाहते हैं, बट रिटेल इन्वेस्टर में रिटेल ट्रेडर जो है वो यहां पर अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। मतलब कि एक रिटेल इन्वेस्टर में कितनी सारी कैटेगरीज हैं, वो कैटेगराइजेशन डिपेंड करता है इसी चीज के ऊपर कि वो किस कैटेगरी में मेजॉरिटी आपको मिलेगी। अगर आज की डेट में ये चीजें फेवर में आ जाए तो मेजॉरिटी आपको रिटेल इन्वेस्टर मिलेंगे, लेकिन अगर ये चीजें फेवर में नहीं है तो मेजॉरिटी आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर मिलेंगे, वो भी रिटेल में ही। समझे, मतलब हम ही इन्वेस्टर है, हम ही यहाँ पर ट्रेडर भी है, तो दोनों चीजें यहाँ पर समझ में आ रही है। तो ऐसे में जो अगला सेशन है यहाँ पे 8.70 का हर्डल होने वाला है और कहीं ना कहीं वापस से टच करने की कोशिश करेगा 8.89 को। कुछ इस तरह की पोजीशन आपको देखने को मिल सकती है वापस अगले सेशन में। जब भी इस तरह की कैंडल बनती है हमेशा आपको मेजॉरिटी 99% ऑफ टाइम्स छोटी सी रिकवरी और अगले सेशन में कंटिन्यू करती है। लेकिन ये कितना कैरी करेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट के लिए तो भैया आपको यहाँ पे लगभग 9 रुपए 10 पैसे के साथ क्लोजिंग देना जरूरी है। वो क्लोजिंग नहीं आ रही है, दैट मींस कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर ही यहाँ पर एक्टिव है। आई होप ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आपके अगले पॉइंट के ऊपर, फंडामेंटल फाइनेंशियल भी हम देख रहे थे, थोड़े बहुत हमने फंडामेंटल ईपीएस पीबी और ईपीएस पी में भी देखे। अब आते हैं कंपनी के नेक्स्ट पॉइंट्स के ऊपर। कंपनी का सबसे बड़ा जो खराब चीज है, सबसे खराब चीज जो कंपनी की है वो है इसका बोरोइंग्स और रिजर्व्स। कंपनी के रिजर्व्स काफी हद तक कंपनी रिकवर कर रही है, लेकिन स्टिल माइनस में है, -732। पिछले कुछ साल में कंपनी के रिजर्व्स काफी कम हो चुके हैं, मतलब कि जो नेगेटिव्स थे वो काफी ऊपर आ चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। बोरिंग्स भी कंपनी की काफी कम हो चुकी है, ऑल्दो पिछले 2 सालों के अंदर कंपनी की बोरिंग्स फिर बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। 3562 तक आ चुकी थी मार्च 24 में। जो साल कंपनी का बहुत बढ़िया गया था, उस साल में कंपनी ने अदर इनकम के अलावा और भी बहुत इंप्रूवमेंट्स करे थे। बट आज की डेट में कंपनी वापस से कहीं ना कहीं डिप्रिशिएट हो रही है, नीचे जाती देखने को मिल रही है। फिर कंपनी की बोरिंग्स यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई है पिछले 2 साल में। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कंपनी का बढ़ता हुआ डेटर डेज। आज की डेट में कंपनी के डेटा डेज 336 पर खड़े हैं आज पर मार्च 26 के डाटा। और ये भी डेटा डेज अगर आप देखोगे मार्च 24 में कंपनी ने जो इतना स्ट्रॉन्ग डेटा डेज दिखाया था, मतलब काफी कम डेटा डेज कंपनी के हो गए थे, लगातार गिरते गिरते 224 अचानक से आ गया था। यही साल कंपनी का बड़ा था, यही साल में कंपनी ने बढ़िया रिटर्न दिए थे। तो इसके पीछे बहुत से रीजन है कि क्यों रिटर्न दिए, लेकिन अब यही रीजन कंपनी के मिसिंग होते चले जा रहे हैं। अब कंपनी के डेटा डेज लगातार वापस बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि अच्छा साइन नहीं होता लॉन्ग टर्म के लिए। तो जब कंपनी में इंप्रूवमेंट्स थी तब कंपनी ने बढ़िया रिटर्न्स दिए, रैली दिखाई, लेकिन अब कंपनी के वही रीजंस वापस से खराब होते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म की जब बात आती है यहाँ पर मुश्किल है भैया। बाकी देखो आपका अपना ओपिनियन है, ये प्रॉपर मैंने आपके सामने सभी चीजें रख दी हैं। आपका जो डिसीजन है वही डिसीजन लेना। अगर आपको बढ़िया लगता है तो आप ठीक है, अच्छा है, लेकिन आई बिलीव कि ये कंपनी उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से किसी अच्छी कंपनी को होना चाहिए। बाकी देखते हैं फ्यूचर क्या बताता है। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।